नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की न्यूज़ की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले Q4 के रिजल्ट की, तो उसमें FL3I1I का Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें प्रॉफिट में करीब 18% की ग्रोथ रही है, जो 103 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 87 करोड़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 103 करोड़ रुपीज़, इसलिए करीब 18% की ग्रोथ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 18.9% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 506 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 602 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR टर्म में है, जो 5 साल में यानी कि 5 साल में काफ़ी अच्छी रही है। करीब 40+% की ग्रोथ रही है प्रॉफिट एंड सेल्स के अंदर। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर इस कंपनी का नाम पहले FL इंडिया लिमिटेड था, जो चेंज करके अब FL31 लिमिटेड कर दिया है पिछले महीने। और यह कंपनी IT सॉल्यूशन, AI लीड एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग में काम करने वाली कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपनी प्रेजेंट रखती है एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप जैसे अफ्रीका जैसे देश में अपना बिजनेस करती है। यहाँ पर आप एक डेटा देख सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें टॉप 5 जो फंड है वो उसमें करीब 58% का अपना पोर्टफोलियो रखते हैं अपनी ग्रोथ में। यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस इसमें जो टॉप के 5 फंड हाउस है उसके पास करीब बाज़ार का 58% का पैसा रखा पड़ा है, जो एमफी के डेटा के मुजब हमें पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप के 5 फंड हाउस है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा है म्यूचुअल फंड में, उसका नाम है निप्पॉन है, HDFC है, मोतीलाल ओसवाल, ICICI प्रूडेंशियल एंड SBI। इन सारे के पास सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं पब्लिक प्लेयर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फंड हाउस है उसके अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उसकी ग्रोथ क्या रही वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल कितना फोलियो भी उसके पास है वो भी देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे निप्पॉन, फिर है HDFC, फिर है मोतीलाल ओसवाल और फिर है ICICI प्रूडेंशियल। नेक्स्ट आता है SBI, टाटा, क्वांट, कोटक एंड आदित्य बिरला। और यहाँ पर लास्ट में है PPFAS। नेक्स्ट अपोलो पाइप का Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट में करीब 45% की ग्रोथ रही है Q4 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब सेल्स में 23% की ग्रोथ रही है और जो प्रॉफिट है उसके अंदर कंपनी के 45% की ग्रोथ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, जिसमें 10 ईयर्स में तो काफ़ी अच्छी है, मगर करीब 5 से 3 साल में इतनी ज़्यादा खास नहीं रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो उसमें भी 10 ईयर्स में करीब 65% की है, मगर काफ़ी पिछले 5 से 3 साल में नेगेटिव या फिर कुछ नहीं के बराबर परफॉर्मेंस रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्टसेल कंपनी ने टाई अप किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ। उन्होंने यहाँ इंडिया में लोकली एल्काटेल के फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टाई अप किया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको पता ही है कि इंडिया में कई सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कई सारे इलेक्ट्रिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ जुड़ी हुई है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो सब्सिडरी कंपनी है पेटजेट इलेक्ट्रॉनिक, उन्हीं के साथ यहाँ पर मिलके 1.2 मिलियन साल के मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने वाले हैं। ये नेक्स्टसेल कंपनी अभी के लिए इंडिया में करीब $30 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अल्काटेल के कमबैक के लिए, क्योंकि कंपनी 7 साल के बाद वापस से इंडियन बाज़ार में कदम बढ़ा रही है। इसलिए इस मोबाइल यूनिट की आने की वजह से यहाँ पर करीब 500 नई जॉब भी क्रिएट होने वाली, यानी कि नए 500 वर्कर की यहाँ पर रोज़गार देने वाली है कंपनी। और जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है वो PC मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की कंपनी है एक, इसका नाम है इन्वेटेक कॉरपोरेशन। यहाँ पर मैं थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके साथ पर्सनल कंप्यूटर और कई सारे कंपोनेंट की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है। और मैं ये भी बता दूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी भी है और काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ग्रोथ कर रही है और कई सारी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में स्थापित कर रही है, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है।
नेक्स्ट बात करें अतुल ऑटो की, तो उसका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें करीब 34% की ग्रोथ रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी के सेल्स में करीब 99% की ग्रोथ रही है, नेट प्रॉफिट में करीब 34% की ग्रोथ रही है। अगर कंपनी का सेल्स की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में देखी जाए और नेट प्रॉफिट की भी ग्रोथ देखी जाए तो 5 साल में करीब 3% के अराउंड है और नेट प्रॉफिट की करीब -19% है। इसलिए कंपनी में ज़्यादा लॉन्ग टर्म में तो कुछ व्यू नहीं दिख रहा है, मगर करीब 3 साल में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में। नेक्स्ट बात करते हैं यूके एंड इंडिया के बीच FTA साइन हुआ है, जो आप सबको पता है। BMW एंड मर्सिडीज़ के कार के प्राइजेस भी कम हो सकते, ऐसी आशा लगाई जा रही थी, मगर ऐसा नहीं होने वाला अभी तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर करीब 90% जो कार्स है उसकी बिकवाली इंडिया में होती है, जिसके अंदर करीब 15 to 16% की ड्यूटी लगती थी आज की दिन में। अब वो जाके ज़ीरो होने वाली है, तो ज़्यादा कार की प्राइस कम होने का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि ज़्यादा कोई टैरिफ एक दूसरे के ऊपर थे नहीं, इसलिए ज़्यादा कार की प्राइस में भी डिफरेंस नहीं आ सकता, ऐसा कहा जा रहा है मिस्टर अय्यर के द्वारा। यहाँ पर कंपनी मर्सिडीज़ के CEO और MD संतोष अय्यर ने कहा है कि थोड़ा बहुत प्राइस कट हो सकता है ड्यू टू इंडिया एंड यूके के जो ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है उसकी वजह से, मगर ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आने के बाद। नेक्स्ट बात करें तो BMW ग्रुप से आ रही कि वह इंडिया में स्ट्रॉन्गली लोकलाइज प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी कि इंडिया में अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं। इससे हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रोजगारी भी क्रिएट होगी, यानी कि जॉब भी क्रिएट होगी और हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों, हमें यहाँ से यह सीख मिलती है, अगर हमारे देश में ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी यहाँ पर आती है तो हमारे देश की इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है और हमारे देश के अंदर GDP ग्रोथ रेट अच्छी रह सकती है। इसलिए हमारे देश का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लायक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमें दिख रही है और कई सारे देश हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए उतावले बैठे हैं। फिर भी हम इंडिया वाले कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन करते, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर हम इम्पोर्टर हैं, यानी कि सारे देश जो भी चीज़ें बनाते हैं वो बेचने इंडिया में आते हैं, इसीलिए हमारे को ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। इसीलिए हम कई सारे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकते। आज की अपडेट यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।